हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या पूछ रहा है। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम पूछ रहा है। ठीक है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम पूछ रहा है कि विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन में दिया है सरल से जटिल की तरफ, आमूर्त से मूर्त की तरफ, बेसिक से स्थानिक की ओर, विशिष्ट से समान की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरल से जटिल की तरफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है आमूर्त से मूर्त की तरफ, लेकिन विकास का क्रम कैसे होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। ठीक है, स्थानिक से वैश्विक की तरफ होता है, समान से विशिष्ट की तरफ होता है, लेकिन इसमें सभी उल्टा दे दिया है। मूर्त से अमूर्त दिया है तो ये नहीं होगा, वैश्विक से स्थानिक दिया है तो ये भी नहीं होगा, विशिष्ट से समान दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरल से जटिल की तरफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। किसके विकास के लिए, तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल पूछ रहा है, जिसमें अधिक से अधिक भाषा का विकास होता है। आरंभिक बालावस्था, माध्यमिक बालावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्वावस्था। प्रसव पूर्वावस्था तो होगा नहीं, यह अवस्था वह है जिसमें बच्चे अभी क्या होते हैं, गर्भ अवस्था में होते हैं। और आजकल के बच्चे अभिमन्यु तो है नहीं जो चक्रव्यूह भेदन पेट में ही सीख लिया था, तो ये तो होगा नहीं। किशोरावस्था, किशोरावस्था कब से कब होता है, तो 12 से 18 वर्ष क्या होता है, किशोरावस्था होता है। ठीक है, माध्यमिक बालावस्था, माध्यमिक बालावस्था 6 से 12 वर्ष होता है। कब से होता है, 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, और आरंभिक बालावस्था, आरंभिक बालावस्था कब से कब होता है, तो आरंभिक बालावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है। और इसी काल में सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है। ठीक है, आरंभिक बाल अवस्था में ही भाषा का सबसे ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरंभिक बाल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है समाजीकरण, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण हो जाएगा। देखिए बच्चे जो हैं वो समाज से कोई भूमिका को सीखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है। बच्चे अपने समाज में ही सीखते हैं ना, गंदे या बुरे या अच्छे जो भी सीखते हैं, जो भी काम सीखते हैं वो अपने समाज से ही सीखते हैं, अपने दोस्तों से ही सीखते हैं। अगर गाली गलौज भी सीखते हैं तो समाज से ही सीखते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई का ज्ञान सीखते हैं तो अपने समाज से ही सीखते हैं। तो इसको हम लोग समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं एवं वस्तु अस्तित्व की योग्यता आ जाती है। पहले इस बात को समझिए कि अनुकरण करना क्या कहलाता है। देखिए जब बच्चों को आप बोलिएगा बोलो पापा पापा, तो बच्चा भी पापा पापा बोलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकरण। चाचा चाचा, बाबा बाबा, दादा दादा, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे भी वैसा ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुकरण। ठीक है, उसके बाद वस्तु अस्तित्व के बारे में दे रहा है। पहले ये बात को समझिए कि वस्तु अस्तित्व का गुण होता क्या है। देखे होंगे जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है, कोई खिलौना या किसी चीज से खेलता है, खेलते खेलते अगर आपको लगता है कि खिलौना फूट जाएगा या टूट जाएगा या तोड़ देगा, तो उसको आप क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, चाहे उसको आप छुपा देते हैं। बच्चा पूछता है कहाँ गया, तो आप बोलते हैं बिलाई लेके भाग गई। तो बच्चा समझता है सही में बिलाई लेके भाग गई। तो उसमें वस्तु अस्तित्व का गुण अभी नहीं डेवलप हुआ है। उसको लग रहा है कि वो सामान को बिलाई लेके भाग गई, चाहे चोर आया था लेके भाग गया, चाहे सियार खा गया, ऐसा ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चा समझ जाता है सच में लेके भाग गया है। लेकिन वहीं
जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है कि उसमें वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है। उस समय क्या होता है, देखिएगा जब बच्चा कोई खिलौना लेकर सोता है, आप देख जाइएगा सोने के लिए, देखिएगा उसके हाथ में कोई खिलौना है तो उस खिलौना को उठाकर आप कहीं रख दीजिएगा। वो सुबह उठेगा ना तो दूसरा कुछ नहीं पूछेगा, पहले पूछेगा कि मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरा खिलौना दो। उस समय उसके दिमाग में क्या डेवलप हो जाता है कि सामान गायब नहीं होता है, बिलाई लेकर नहीं भागती है, सामान रहता है, वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है, वो खोजने लगता है, ढूंढने लगेगा सामान को, तो उसी को कहते हैं वस्तु अस्तित्व का गुण। और यह कब डेवलप होता है बच्चों में, तो यह डेवलप होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में। कब डेवलप होता है, 2 से 7 वर्षों के बीच में यह डेवलप होता है। अनुकरण करना और वस्तु अस्तित्व का गुण डेवलप हो जाता है 2 से 7 वर्षों के बीच में। और यह होता है जन्म से 2 वर्ष। कब होता है, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं संवेदी चालक। ये जीन पियाजे के ये 5 जो दिए हुए हैं, ये उनके संज्ञानात्मक विकास बच्चों में कैसे होता है उनके चरण हैं, ठीक है। तो पहला होता है संवेदी चालक जो जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जो 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक चरण 11 वर्ष से ऊपर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक चरण हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में ही बच्चा अनुकरण करने लगता है और वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है। उसे लगता है कि सामान एग्जिस्ट करता है, वो गायब नहीं होता है, उसको कोई बिलाई नहीं लेके जाती है, ठीक है, उसमें यह गुण आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है, जीववाद चिंतन, केंद्रीकरण, अपवर्तीवर्तिता, वस्तु अस्तित्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीववाद चिंतन हो जाएगा। यह भी गुण कब उत्पन्न होता है बच्चों में, यह भी गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। इस समय बच्चा समझता है कि सभी वस्तु जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी सजीव हैं, ठीक है। वो देखिएगा दरवाजा से बात करेगा, अपने हाथों से ही बात करेगा, खिलौनों से बात करेगा, ठीक है, अपने बुक से बात करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा घरों में क्या होता है, जब बच्चे को किसी रोड या किसी सड़क या किसी दरवाजे से चोट लग जाता है और रोने लगता है, और माँ जब जाती है पूछती है क्या हुआ, तो चोट लग गया, किससे लगा है, तो दरवाजा से, दरवाजा का 2-3 थापड़ लगा देती है, तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। बच्चा को क्या लग रहा है कि दरवाजा भी जीवित है, दरवाजा में भी जान है, दरवाजा भी सजीव है, इसको मामा ने मार दिया है तो मेरा बदला ले ली। अब वो क्या होगा, अब वो बच्चा चुप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जीववाद चिंतन बोलते हैं। यह भी कब उत्पन्न होता है बच्चों में, तो 2 से 7 वर्षों के बीच में होता है, यह पूर्व संक्रियात्मक चरण इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीववाद चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। समीपत विकास का क्षेत्र यह लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित है। एस्कीमा, एस्कीमा किसने दिया था, एस्कीमा जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। एस्कीमा जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने ही बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था, खोजबीन करता कहा था, ठीक है। तो एस्कीमा वर्ड किसने दिया था, जीन पियाजे ने। पार लेवाइगोस्की ने दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया भी लेवाइगोस्की ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस्कीमा हो जाएगा। एस्कीमा जीन पियाजे ने दिया है। बाकी ए, सी और डी हैं जिनको लेवाइगोस्की ने दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिए प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब दोनों के बीच में तुलना करना, जो कि हमको नहीं करना है।
वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना एवं वांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ये भी नहीं करना। देखिए सजा का बात आ रहा है तो साफ निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। उपयुक्त इशारे एवं संकेत प्रदान करना, विद्यार्थी को पाठ एवं आलम्बन देना। तो हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उपयुक्त इशारे एवं संकेत प्रदान करे, विद्यार्थी को पाठ एवं आलम्बन देना। विद्यार्थी कोई काम कर रहा है, उसमें फंस रहा है, तो अगर टीचर का थोड़ा सा इशारा या संकेत से उस काम को पूरा कर ले रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पाड़ या सहारा देना या आलम्बन देना या एस्केप होल्डिंग। इंग्लिश में इसको एस्केप होल्डिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए, इस साइड में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप लोग हिंदी के बजाय इंग्लिश कर लीजिएगा, आपको तुरंत वहाँ पे एस्केप होल्डिंग दिख जाएगा। इंग्लिश में तो चेंज नहीं होता है, लेकिन हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं। आलम्बन देना, पाड़ देना, सहारा देना, ठीक है, संकेत देना, इशारा देना, इस सब को क्या है, इसको हम लोग एस्केप होल्डिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेंज कर लीजिएगा लैंग्वेज को, तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। क्या पूछ रहा है, प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। ठीक है, प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो देखिए कोलबर्ग के टोटल 3 अवस्था हैं। ठीक है, पहला होता है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा होता है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, पहला जो होता है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें 2 आते हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। ठीक है, तो दंड और आज्ञा पालन में क्या होता है कि बच्चा दंड के डर से आज्ञा का पालन करता है कि मुझे दंड मिल जाएगा, नियमों का पालन करता है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। वो क्या करता है, नियमों का पालन करेगा, नहीं तो उसको दंड मिल जाएगा। ठीक है, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, ये जो है ये किस में आता है, ये परंपरागत नैतिक स्तर में आता है। ठीक है, कानून और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्यों का पालन करना, ये भी परंपरागत स्तर में आता है। तो ये दोनों किस में आते हैं, कोलबर्ग के सेकेंड अवस्था जो है उसमें आता है। ठीक है, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है, ये कोलबर्ग के जो थर्ड अवस्था है उसमें आता है। और फर्स्ट अवस्था में क्या आता है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये फर्स्ट अवस्था में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको बता रहा था कि दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, इसमें क्या होता है, बच्चा दंड के डर से काम करता है, नियमों का पालन करता है। दूसरा होता है इसी में कि आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, इसमें क्या होता है कि वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है एवं पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। इसी में होता है जो फर्स्ट वाला है ना, पूर्व परंपरागत स्तर, इसी में 2 अवस्था हैं। इसमें कितने अवस्था हैं, 2, एक है दंड एंड आज्ञा पालन और दूसरा आता है आत्म अभिरुचि। क्या है, आत्म अभिरुचि। तो आत्म अभिरुचि में भी बच्चा क्या करता है, पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है, इसमें दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। नैतिक विकास का प्रथम चरण है। तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सिखाने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए यहाँ पे बाध्य किया जाता है, ऐसे ही ई निगेटिव हो गया। आप बोल रहा है कि निश्चित पाठ्यक्रम, देखिए यहाँ पे निश्चित पाठ्यक्रम का बात हो रहा है, कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 इसमें निगेटिव दिया है, तो इसको ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, बच्चों को उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नवीकरण करना, फर्स्ट सेकंड नवीकरण कर दें, योग्यता के अनुसार, जो तेज है उसको अलग कर दें, जो कमजोर है उसको अलग कर दें और पृथकीकरण कर दें, उन लोगों को अलग अलग बैठा दें।
तेज वाला एक साइड बैठेगा, भोतर एक साइड बैठेगा, भोतर वाला भोतर में रहे, तेज वाला तेज में रहे, भोतर और भोतर हो जाएगा, तेज और तेज हो जाएगा। दोनों को मिक्स करके ना पढ़ाना है भाई, दोनों को एक साथ बैठाना है। आप अलग अलग कर रहे हैं, जो कि नहीं करना है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। क्या? इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे उन गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था? देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने टोटल 8 बुद्धि बताया है। कितने बुद्धि बताया है? 8 बुद्धि बताया है। पहला बुद्धि है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा है संगीतिक बुद्धि, छठा है अंतःपारंपरिक बुद्धि, सातवां है अंतःवैयक्तिक बुद्धि और आठवां है नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। इसको इंग्लिश में नेचुरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो देखिए, समान बुद्धि इसमें मैंने बोला? नहीं बोला। भौतिक बुद्धि बोला? नहीं बोला। विशिष्ट बुद्धि बोला? नहीं बोला। इसमें क्या मैंने फर्स्ट में ही बोला था? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतःपारंपरिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाषाई बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षाओं को व्यक्तिगत व खुद से जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। देखिए, जहां भी दंडित आए, मारना पीटना आए, नकल करना है, उसको आंख मूंद करके काट दीजिए शुरू में ही। इसको आपने काट दिया, बच गया 3। नकारना चाहिए, कभी भी हमको नकारना नहीं है, इसको भी काट दीजिए। हतोत्साहित करना चाहिए, देखिए हतोत्साहित भी नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बच गया? प्रोत्साहित करना चाहिए। ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित करना। अब देखिए, व्यक्तिगत वाक, बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है। तो क्या होता है, अपने आप से बात किया जाता है ना, तो बच्चे एक रास्ता बनाने लगते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये खरीदूंगा। अपने आप से बात कर रहा है कि ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। वो अपने विचारों को क्या कर रहा है? एक रास्ता दे रहा है। ठीक है, अपने विचारों को विनियमित कर रहा है। ठीक है, वो अपने विचारों को क्या कर रहा है? विनियमित कर रहा है, एक रास्ता दे रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए कि व्यक्तिगत वाक करे। व्यक्तिगत वाक करने से क्या होता है? विनियमित किया जाता है अपने विचारों को। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? मोहन ने घर एवं समाज में लड़कियों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। क्या दर्शाता है? देखिए, एक मोहन है और स्कूल में कोई आयोजित कार्यक्रम हो रहा है जिसमें उसको लड़की बनना है, लेकिन वह नकार दे रहा है कि मैं लड़की का ड्रेस नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं लड़का हूं। यह क्या है? क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन। लचीलापन रहता तो वो कपड़ा पहन ही लेता। जेंडर समानता रहता फिर भी पहन लेता। जेंडर गतिशील रहता तो भी पहन लेता। उसमें क्या है? जेंडर पर रूप है। क्या है? जेंडर पर रूप है, तब ना वो बोल रहा है कि लड़की का ड्रेस मैं नहीं पहनूंगा, मैं लड़का हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकृत निर्देश, उद्दीपन, अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विभेदित निर्देश हो जाएगा। देखिए, आप गांव में सुने होंगे पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। उसी तरह कक्षाओं में भी क्या होता है, अलग अलग क्षमताएं वाले विद्यार्थी होते हैं। सबको आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से पढ़ाना है। आप सोचिएगा एक ही तरीका से सबको समझा दे तो कभी नहीं समझा पाइएगा, ठीक है। अगर आप बोर्ड पे आम लिख रहे हैं ना, तो बहुत सारा बच्चा आम पढ़ के समझ जाएगा। किसी को क्या करना पड़ेगा, आपको आम का चित्र बना कर दिखाना पड़ेगा, देखो बच्चे यही आम है, तब समझेगा। और किसी को आपको बगीचा में ले जाकर एक आम ही दिखाना पड़ेगा, तोड़कर आम दिखाना पड़ेगा कि देखो यही आम है, बगीचा में ले जाकर, तब समझेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति विभिन्नता है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, व्यक्ति विभिन्नता है। सभी व्यक्ति क्या है, अलग अलग है, सभी का सोचने समझने का क्षमता अलग अलग है। तो सभी को अलग अलग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदित निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेदित निर्देश कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, सामाजिक रचनावाद कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। वस्तुनिष्ठ प्रत्याहन आधारित परीक्षाएं। देखिए, जहां भी परीक्षाएं का बात आए ना, उसको आंख मूंद करके काटिए। सहयोगात्मक परियोजनाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मानकृत परीक्षाएं काट दीजिए, परीक्षा का बात कर रहा है। क्या दे रहा है, मानक संदर्भित परीक्षाएं, ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षाएं, तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक परियोजना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, ठीक है, आकलन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। देखिए, आकलन हम लोग किस लिए करते हैं, आकलन हम लोग इसलिए करते हैं कि बच्चों में क्या कमजोरी है, क्या कमी है, कहाँ उसको समस्या आ रही है, उसका पहचान करना, उसको दर्ज करना और उसका सुधार करना, बस यही आकलन का मेन मोटो होता है, ठीक है। समझ गए यहाँ बात को। तो ऑप्शन में देखते हैं, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए संशोधित करना। हाँ, देखिए, सीखने को बढ़ाने के लिए संशोधित करना। आप देख रहे हैं कि बच्चा में क्या कमी है, उसको क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, ये नहीं होगा। रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करना, भाई आकलन हम लोग रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करने के लिए थोड़े करते हैं कि फलानवा तेज बा चिलानवा तेज नहीं खे, इसके लिए थोड़े करते हैं रिकॉर्ड और रजिस्टर के लिए, नहीं। कक्षा में सामान्य योग्यता वाले समूह बनाना, आकलन कर लिए कि इतना बच्चा तेज है इसको अलग बैठा दो, इतना बच्चा कमजोर है इसको अलग बैठा दो, तो इसके लिए भी नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, ठीक है। तो देखिए, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो जाकर जुड़ जाइए, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है और इस वीडियो को नहीं देखा है, वो जाकर जल्दी से देख ले। आपको पता चलेगा कि सीटेट में कैसे पेडागोजी और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।